कि जिस समय ये हमारा आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, तो उस समय हिंदी को लेकर के कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं था, सकारात्मक भी नहीं था, नकारात्मक भी नहीं था। लेकिन हाँ, उस समय हमारे जो बड़े साहित्यकार थे, जैसे हमारे जो राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी, उन्होंने, यद्यपि वो गुजराती भाषी थे, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने हरिजन पत्रिका निकाली, हिंदी में निकाली। बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने भी अपना जो मतलब किया वो हिंदी में किया। फिर मुंशी प्रेमचंद, जो वैसे देखा जाए तो उर्दू लेखक थे, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने हिंदी में से अपनी साहित्य रचना की। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक बहुत ही मतलब मूर्धन्य विद्वान रहे, यद्यपि वो बिहार से थे, लेकिन उसके पश्चात भी इन लोगों ने हिंदी को जनभाषा के रूप में आगे बढ़ाने में अपना बड़ा योगदान दिया, बड़ा सहयोग दिया। तो आज़ादी से पहले हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम में जनता से जोड़ने के लिए इसका काम हुआ। भले ही वो गुजराती हों, बंगाली हों, कोई भी हो, तो लेकिन सब ने अपना माध्यम जो बनाया, क्योंकि जनता तक अपने संदेश पहुंचाने थे, तो उन्होंने हिंदी को अपना माध्यम बनाया। नमस्कार, रचना चर्चा चैनल के माध्यम से मेरा आभा ओझा का आप सभी सुधी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज का चर्चित विषय है हिंदी दिवस का इतिहास, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी की प्रासंगिकता और हिंदी के साथ जुड़ी जानी अनजानी कमजोरियां। हर वर्ष हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब और कैसे मिला? आज के डिजिटल युग में हिंदी की क्या स्थिति है? आइए इन सभी प्रश्नों को सुलझाने वाली इस चर्चा यात्रा का प्रारंभ करते हैं। हिंदी भाषा के अनन्य उपासक, सेवक, उपन्यासकार, कहानीकार एवं अनुवादक श्री प्रेमचंद शर्मा स्वतंत्र जी के साथ, जिन्होंने बहुचर्चित उपन्यास बसंत बस अंत और उपन्यास धर्मगुरु की रचना करने के साथ साथ कहानी संकलन भाग 1 अभी साहित्य जगत को दिया है। इन रचनाधर्मी ने धर्म, वास्तु, साहित्य आदि से जुड़ी लगभग 7-8 पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। द एक्सरे मैन नामक अंग्रेजी उपन्यास को हिंदी अनुवाद कंकाल प्रेत प्रेस में अनुवादित किया, जो शीघ्र ही पाठकों के हाथों में होगा। एक अन्य उपन्यास आभासी निगम रचनाधीन है। जहां स्वतंत्र जी कई पत्र पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े रहे हैं, वहीं सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ अनुवाद कार्य का भी लगभग 40 सालों का विस्तृत अनुभव है इन्हें। संप्रति वे आईपी यूनिवर्सिटी द्वारका, दिल्ली के कार्यालयी अनुवाद कार्य से पिछले 8-10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। ऐसे हिंदी सेवी श्री प्रेमचंद शर्मा स्वतंत्र का सभी सुधी दर्शकों, श्रोताओं की ओर से रचना चर्चा मंच पर स्वागत है। मेरी ओर से सभी को नमस्कार। शर्मा जी, रचना चर्चा मंच आपसे हिंदी और हिंदी दिवस से जुड़ी अपनी विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान चाहता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप संक्षेप में हिंदी और हिंदी दिवस के संबंध में कुछ जानकारी साझा करें। मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और एक इतने समसामयिक विषय के ऊपर चर्चा करने का आपने मुझे अवसर दिया। और ये भी एक बड़े सौभाग्य की बात है कि अगले मास हम लोग हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं, हिंदी सप्ताह मनाने जा रहे हैं और हिंदी मास मनाने जा रहे हैं। वैसे तो हिंदी देखा जाए तो भारतवर्ष की जन जन की भाषा है और केवल भारत की नहीं बल्कि जो हिंदी प्रेमी हैं, वो जो विदेश में बसे हुए हैं, उन लोगों की बड़ी लोकप्रिय भाषा है और दिन पर दिन ये अपने उत्तरोत्तर उन्नति करती जा रही है, प्रगति करती जा रही है। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में इसके लिए पीठ की भी स्थापना की गई है, विशेष पीठ की स्थापना की गई है। और यही कारण है कि हिंदी को इस विचार में विस्तार मिला है और इस प्रकार से एक बड़े वैश्विक विमर्श की एक भाषा बन करके अपने आप में उभरी है। तो जहाँ तक इस का प्रश्न है, आपने जो पूछा कि ये हिंदी दिवस का इतिहास हम 14 सितंबर 1949 से मनाते हैं,
और संविधान सभा ने, असल में क्या है कि हमारे यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे संवैधानिक स्थिति तब लेते हैं जबकि उनको संविधान के अंदर मान्यता प्राप्त होती है, प्रदान की जाती है। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसे याद रखने के लिए और हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु 1953 से हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। एक बात मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोगों को कई बार भ्रांति होती है। हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं जी। और जबकि स्थिति जो है वो ये है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। जैसे दूसरी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, बंगाली है, पंजाबी है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, इसी प्रकार से हिंदी को भी उसी प्रकार से दर्जा प्राप्त है। हाँ, राजभाषा के रूप में, क्योंकि इसको मान्यता देने की जो संविधान में बात थी वो थी राजभाषा की, लेकिन ये बड़ी दुखद स्थिति है कि वो स्थिति इसको नहीं प्राप्त हो पाई। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे और मैं समझता हूँ कि उसके पीछे जो मुख्य कारण रहा वो राजनीतिक कारण रहा। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि राजनीतिक कारण नहीं बल्कि राजनीतिक तुष्टीकरण का कारण रहा जी। क्योंकि समूचे भारत ने इस प्रस्ताव को ठीक समझा और उन्होंने ये चाहा कि इसको लागू किया जाए, लेकिन अकेले दक्षिण भारत ने प्रारंभ में इसका विरोध किया। तो उस स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने कहा कि इसको अगले 10 वर्ष तक जो है हम ठंडे बस्ते में रखते हैं और उसके पश्चात इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जब वो 10 वर्ष बीत गए तो उसके पश्चात पुनः वो स्थिति बनी और उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया। पुनः जो स्थिति बनी वो ये कि जब 10 वर्ष बीत गए तो उन्होंने कहा भी जब तक यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, एक भी राज्य इसका विरोध है तब तक इसको, इस भाषा को वो संवैधानिक स्थिति नहीं प्राप्त होगी जो इसको होनी चाहिए। अब देखिए, एक बड़ी एक उसकी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से और विशेष रूप से राजनीतिज्ञों से, राजनेताओं से। एक हमारा छोटा परिवार होता है, परिवार के अंदर 4-5 सदस्य होते हैं। 4-5 सदस्यों को हम कोई बात मनवाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं मानते। जब 4-5 सदस्य ही नहीं मानते हमारे परिवार के लोग, तो हम पूरे भारतवर्ष की किस प्रकार से कैसे कह सकते हैं कि सभी राज्य जब इसको मान जाएंगे, कहीं ना कहीं एक न एक तो विरोध करेगा ही करेगा। कारण उसके पीछे कुछ भी रहे हों, चाहे राजनीतिक कारण रहे हों या उनके मतलब सत्ता लोलुपता रही हो, जो भी मतलब कारण रहा हो, तो इस प्रकार से इसको मतलब वो इसका दर्जा नहीं मिल पाया। तो ये हम समझे कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में कहना चाहेंगे। लेकिन वस्तु स्थिति जो है ना वो इससे भी उलट है। चूँकि मैं हिंदी से जुड़ा रहा, हिंदी के मैंने प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया और मैं हिंदी अनुवादक भी रहा। साथ में जो हिंदी अनुवाद का प्रकोष्ठ था मैं उसका प्रभारी भी रहा। और मैंने जैसे आपने अभी बताया परिचय में कि मैंने दिल्ली सरकार के साथ में भी लगभग 8-10 वर्ष तक हिंदी प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। वहाँ पर कार्यशालाओं को आयोजन किया, संगोष्ठियाँ होती थीं, तो वहाँ पर भी मैंने जा कर के, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली राज्य के अंदर कोई भी विभाग ऐसा नहीं रहा होगा, कोई भी कोना ऐसा नहीं रहा होगा जहाँ जा कर के मैंने इसके विषय में बातचीत ना की हो। और वहाँ मैंने देखा लोगों में उत्साह था और वो इसको जानना चाहते थे, इसके विषय में करना चाहते थे। तो अब जो स्थिति है वो ये है कि आपने जो बात की कि भाई इसको, हमारे जो स्वतंत्रता से पहले की बात थी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि जिस समय ये हमारा आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, तो उस समय हिंदी को लेकर के कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं था, सकारात्मक भी नहीं था, नकारात्मक भी नहीं था। लेकिन हाँ, उस समय हमारे जो बड़े साहित्यकार थे, जैसे हमारे जो राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी, उन्होंने, यद्यपि वो गुजराती भाषी थे, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने हरिजन पत्रिका निकाली, हिंदी में निकाली। बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने भी अपना जो मतलब किया वो हिंदी में किया। मुंशी प्रेमचंद जो वैसे देखा जाए तो उर्दू लेखक थे, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने हिंदी में अपनी साहित्य रचना की। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक बहुत ही मतलब मूर्धन्य विद्वान रहे, यद्यपि वो भी बिहार से थे, लेकिन उसके पश्चात भी इन लोगों ने हिंदी को जन भाषा के रूप में आगे बढ़ाने में अपना बड़ा योगदान दिया, बड़ा सहयोग दिया। तो आज़ादी से पहले हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम में जनता से जोड़ने के लिए इसका काम हुआ। भले ही वो गुजराती हों, बंगाली हों, कोई भी हो, तो लेकिन सब ने अपना माध्यम जो बनाया, क्योंकि जनता तक अपने संदेश पहुंचाने थे, तो उन्होंने हिंदी को अपना माध्यम बनाया। आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूँ, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी स्वामी दयानंद जी स्वयं अहिंदी भाषी थे, जी लेकिन उन्होंने अपनी बात जो पहुंचानी चाहिए उन्होंने हिंदी के माध्यम से पहुंचानी चाहिए। उनको पता था कि ये जन चेतना का विषय है, तो जन चेतना का विषय जन भाषा के ही अंदर जाना चाहिए, तभी वो हृदय स्पर्शी हो सकता है, उन तक पहुंच सकता है। तो उसके पश्चात अब इसमें जो भूमिका आती है हमारे साहित्यकारों की, उसमें नाम तो बहुत सारे हैं, लगभग आधा घंटा निकल जाएगा उनका सबका नाम लेने में, लेकिन जैसे मैथिली शरण गुप्त, जी जयशंकर प्रसाद, निराला, उन सब की महादेवी वर्मा, तो इन सब की रचनाएं जो मतलब उसमें हिंदी को ही बढ़ावा देती रही और हिंदी की प्रगति और प्रसार प्रचार के अंदर बहुत उन्होंने सहयोग दिया। जी अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब संविधान सभा में अंग्रेजी और हिंदी को लेकर एक लंबी बहस चली, तो मैंने जैसे पहले आपसे अनुरोध किया, निवेदन किया कि भारत के प्रतिनिधियों ने हिंदी का विरोध इसलिए किया, उनको लगा कि शायद हिंदी उनके ऊपर थोपी जा रही है। जी बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आज की स्थिति है। आज भी आप देखें तो जो तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ से सब स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं सब हिंदी थोपी जा रही है। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में भी वहाँ पर जो है ना, जो मतलब उनके गुट हैं, तो वो भी कह रहे हैं सब आप जब सिर्फ मराठी को दीजिए, हिंदी को मत। तो कुल मिलाकर के ये एक विरोध, और ये राजनीतिक कारणों से विरोध है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। तो संविधान सभा में अंग्रेजी और हिंदी को लेकर लंबी बहस चली, तो दक्षिण भारत के प्रतिनिधियों ने हिंदी को थोपे जाने का विरोध किया। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि दक्षिण भारत ने विरोध किया, तो अभी जो वर्तमान में स्थिति है हिंदी भाषा की, वो संवैधानिक स्थिति क्या है, अगर आप समझा सकें तो। आभा जी, जैसे आपने पूछा कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, तो उसके विषय में मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा, क्योंकि अगर हम हर धारा की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा विस्तार इसका हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 ए, जी तो उसकी जो धारा 1 है वो कहती है संघ की राजभाषा। संघ का अर्थ ये हुआ कि भारतीय राज्य संघ, जी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हमने देखा कई जगह हिंदी जो लिखी जाती है वो रोमन में लिखी जाती है, जी और रोमन में लिखी जो हिंदी है वो कई बार बड़ी अटपटी होती है और कई बार बड़े गलत संदेश दे जाती है। तो कुल मिला के उन्होंने कहा जब आप जो हिंदी लिखेंगे तो उसकी जो राजभाषा जो हिंदी है तो उसकी लिपि देवनागरी होगी। और फिर संविधान जो लागू हुआ, संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 15 वर्षों तक, यानी तब से लेकर के और 1965 तक अंग्रेजी का सह भाषा के रूप में, यानी अंग्रेजी को ये राजभाषा हिंदी रहेगी और अंग्रेजी सह भाषा के रूप में रहेगी। ये एक प्रयोग था, क्योंकि हिंदी सभी भारतीयों की भाषा नहीं थी। अनुच्छेद 351 जो कहता है कि हिंदी का प्रसार करना ताकि वह भारत की अन्य भाषाओं के साथ संपर्क भाषा बन सके, और इसके लिए फिर सरकार ने आज से लगभग अर्धशती पहले एक 3 भाषा फार्मूला उन्होंने लागू किया। त्रिभाषा में ये था कि एक तो अंग्रेजी होगी, दूसरे हिंदी होगी, और तीसरे जो ना उस राज्य की मतलब होगी, एक राज्य की उसकी हिंदी होगी, दूसरे हिंदी होगी, और तीसरी जो भाषा मतलब वो चाहे मतलब वो होगी। तो इस प्रकार से त्रिभाषा फार्मूला था, हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा। तो इसको लेकर के उन्होंने विद्यालयों में पढ़ाने की नीति बनाई, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो नीति भी अपने आप में सिरे नहीं चढ़ पाई और सफल नहीं हो पाई। अब राजभाषा बनाम संघ की भाषा, मैंने जैसे आपसे पहले अनुरोध किया, निवेदन किया कि तमिलनाडु ने हिंदी को लागू करने से इनकार कर दिया था। जी तभी उसने इनकार कर दिया था, वो आज भी इनकार कर रहा है। जी तो
उस कारण से मतलब ये इसमें लागू नहीं हो पाई। और आज अंग्रेजी का दबदबा है, संविधान का ये कहना है और मानना है कि साहब हिंदी जो है ना वो धीरे धीरे अंग्रेजी का स्थान ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में अनुवादक रहा जी। और मैं अनुवादक सरकार के साथ भी रहा, और मैंने वहाँ पर देखा कि जितना भी प्रयत्न और प्रयास किया जाता है लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा ही होता चला जाता है। एक अनुवादक के रूप में एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं जिस समय दिल्ली नगर निगम में था, तो दिल्ली नगर निगम में अनुवादक के रूप में जी। मेरे पास में एक निगम पार्षद ने, जिनकी अपनी शिक्षा जो स्कूली शिक्षा थी वो मात्र 5वीं थी, अच्छा। मात्र 5वीं। उन्होंने जो अपना प्रस्ताव भेजना था सदन में, जो रखना था निगम के सदन में, वो उन्होंने रखना था, तो वो हिंदी में आया। तो उनका ये मुझसे अनुरोध था कि इसको अंग्रेजी में इसका अनुवाद कर दिया जाए। तो मेरी बात समझ नहीं आई कि पहली बात तो यह है कि इतने जो ना अल्प शिक्षित हैं, पहली बात। जी। दूसरी बात यह है कि हम दिल्ली से जुड़े हैं और दिल्ली की जनता की जो समस्या है वो आप हिंदी जानते हैं, जनता भी हिंदी जानती है, और कहने सुनने वाले करने वाले सभी हिंदी जानते हैं। जी। तो उसमें अंग्रेजी कहाँ से घुस गई? अंग्रेजी की आवश्यकता क्या है? लेकिन नहीं, असल में क्या है कि अंग्रेजी का एक तो दबदबा है, और दूसरा हम ये मानते हैं कि अंग्रेजी जो ना एक हमारे एक संभ्रांत होने की मतलब ये एक स्थिति है, पहचान है कि साहब हम इस प्रकार से उसमें हैं। तो ये एक हमारे एक मनोवैज्ञानिक स्थिति उसकी हिंदी के बारे में है। जी। तो अब फिर एक मतलब दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर एक स्थिति थी कि हर तिमाही में हमें हिंदी में कितनी प्रगति हुई कार्यालय हिंदी के अंदर। जी। तो उसके अंदर ये था कि जैसे आपकी रबर मोहर है, नाम पट्टिका है, उपस्थिति पंजिका है, दूसरे और रजिस्टर है, तो उन सब के अंदर जो कार्य होता था हम उसका लेखा जोखा करके जो ना हम राजभाषा भेजते थे दिल्ली सरकार के पास। जी। लेकिन स्थिति क्या बनती थी? स्थिति ये बनती थी कि हम देखते थे, देखने में स्थिति वही जैस की तैस रहती थी। अब हम जब अपने अधिकारियों के पास भेजते थे तो वो कहते नहीं भाई ऐसा नहीं, इसमें जो है ना कम से कम 2-3% बढ़ा दीजिए, यानी अपनी स्थिति को ये बताने के लिए। और ये स्थिति यहाँ नहीं, बल्कि एक बार संसदीय समिति, संसद में भी मतलब राजभाषा समिति है, तो वो जब वहाँ पर उसमें निरीक्षण के लिए आई तो उनके सामने भी ये सारे तो मैं समझता हूँ ये नाटकबाजी जो है ना ये हिंदी के साथ चलती रही है। और केवल यही कारण है कि अंग्रेजी के तुष्टीकरण के कारण आज तक भी जो हिंदी है, हिंदी अपने आप में पूर्ण राजभाषा नहीं बन पाई। जी। आपके सामने है, न्यायालय में आप जाइए, न्यायालय आपसे मतलब ये कहेगा साहब इसका जो अंग्रेजी में लेकर के आइए, कम से कम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की तो स्थिति है, वो आपकी हिंदी की अपील लेगा ही नहीं। दूसरी बात, आपकी अपनी गाड़ी है, तिपहिया है, चौपहिया है, जो भी है, नंबर प्लेट आप भले ही उसके ऊपर जो है हिंदी में लिख लीजिए, लेकिन अंक जो है ना वो उसमें होने चाहिए, रोमन में होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपका चालान हो जाएगा। जी। और जहाँ तक ये कहते हैं साहब मतलब बाजारी स्थिति है, बाजारी स्थिति है कि आप किसी कंपनी को फ़ोन कीजिए तो वहाँ पर सबसे पहले ये कि आप जो मतलब उस कंपनी से बात कर रहे हैं, अंग्रेजी के लिए आप 1 नंबर दबाइए और हिंदी के लिए 2 दबाइए, यानी हिंदी वहाँ पर भी 2 नंबर। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो हिंदी के विषय में इतना ढिंढोरा पीटते हैं, वास्तव में हिंदी ऐसी नहीं। और मैं चूँकि शहर से और गाँव से समान रूप से हूँ, मुझे याद है आज से लगभग 35-40-50 साल पहले गाँवों के अंदर जो ना अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं था। आज आप गाँव में चले जाइए, गाँव में छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ पर भी आपको अंग्रेजी के बोर्ड लगे मिल जाएंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं साहब हिंदी मतलब इसके प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, लेकिन ये इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि हम जो ना हिंदी को वो स्थान नहीं दे पाए, ना राजनीतिक रूप से और ना सामाजिक रूप से। तो कहा तो उन्होंने ये था कि साहब इसका जो दबदबा होगा, लेकिन स्थिति यह है कि आज भी हिंदी जस की तस है और वो आगे नहीं बढ़ पाई है। जी सर, हम भले ही कितना ही शोर मचा लें जी कि हिंदी बहुत उन्नति कर रही है, इसका विकास हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, इस पर अगर आप प्रकाश डालें तो। हाँ देखिए, ऐसा है कभी मैं जब आपसे बात हुई, आपके प्रश्न करने से पहले मैं उसी के विषय में बात कर रहा था। आज जो हमारी हिंदी की स्थिति है बड़ी दुर्बल स्थिति है, बड़ी कमज़ोर स्थिति है ना। आज से लगभग 40-45 साल पहले जो हिंदी थी, हिंदी और उर्दू उन दोनों का मिश्रण बोला जाता था,
जिसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं। सम्मिश्रित भाषा थी और लोगों का ये कहना था कि हिंदी जो है ना वो शब्द इन दोनों शब्दों के मतलब मिलके बनती है, दोनों लिपि से बनती है, दोनों भाषाओं से मिलके बनती है। मुझे इस विषय में एक बात याद आती है कि जयशंकर प्रसाद ने जिस समय कामायनी लिखी जी। तो जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी थी उसकी भाषा संस्कृत निष्ठ थी जी। तो किसी ने उनसे पूछा कि प्रसाद जी आपकी ये जो रचना है कामायनी ये तो इतनी क्लिष्ट है कि किसी को समझ नहीं आएगी। जी। तो उनका बड़ा सुंदर उत्तर था और उनका उत्तर ये था कि भाई जिसको कामायनी को समझना है जी। उसको हिंदी को जानना होगा और इस स्तर तक आना होगा। जी। अब दूसरी ओर फिर दूसरे लोग ये कहते हैं नहीं साहब ऐसा है कि वो तो ठीक है लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखी थी उन्होंने तो सरल हिंदी में लिखी थी, जी। है ना, वो उसमें मतलब उसमें उर्दू भी है, सारा सब कुछ है। तो ये अपनी अपनी सोचने की बात है, अपनी अपनी उसकी बात है, लेकिन होता यह है कि इसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों स्थिति इसमें बन जाती है। अब जहाँ तक प्रासंगिकता का प्रश्न है, मैंने आपको बताया कि कार्यालय स्थिति इसकी क्या है, मैंने आपको बताया कि न्यायालय स्थिति क्या है, विधिक स्थिति क्या है, और मेरे सामने जो घटना घटी, आप पीछे अगर देखें मेरे YouTube के ऊपर, तो मैंने प्रारंभ में जब अपना बैंक में खाता खोला तो बैंक खाते में जिस समय मैंने अपने हस्ताक्षर हिंदी में किए तो मैनेजर ने उसको वापस कर दिया। उसने कहा नहीं साहब आप अंग्रेजी में, जबकि मैं करता ही हिंदी में था, लेकिन मैंने वहाँ पर हट पकड़ी तो हो गया। इसके पश्चात मैंने जिस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर स्नातक के लिए परीक्षा प्रवेश पत्र भरा तो उस समय भी ये स्थिति मेरी बनी। वहाँ पर भी मुझे बुलाया गया, निजी रूप से बुलाया गया, मुझसे कहा गया उसके अंदर हस्ताक्षर करने के लिए, मैंने वहाँ पर भी स्वीकृति दी थी। और अंततः जब मैं MA कर रहा था गाज़ियाबाद से, MMH कॉलेज गाज़ियाबाद से, तो वहाँ पर भी ये स्थिति बनी। अब देखिए मैं हिंदी में MA कर रहा हूँ और हिंदी के आप छात्र से ये अपेक्षा करते हैं कि वो अंग्रेजी में हस्ताक्षर करेगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जो ना एक निकम्मापन कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने जो ना वहाँ पर भी मतलब अपनी स्थिति वो रखी। तो आज स्थिति है कि हमारी मानसिकता जो है ना वो अंग्रेजी की बन गई है। मैंने देखा बसों के अंदर, बस में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए मैं अनुवादक हूँ, अनुवादक होने के नाते मेरा हिंदी और अंग्रेजी पर समान रूप से अधिकार है, क्योंकि मैं अनुवाद करता हूँ, दोनों भाषाओं में करता हूँ, हिंदी मतलब हिंदी अंग्रेजी और विलोमतः मतलब दोनों प्रकार से, तो मुझे दोनों पर। लेकिन जब मैं उनको सुनता हूँ अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी में इतनी टूटी फूटी अंग्रेजी, इतनी अशुद्धियाँ होती हैं, जबकि मतलब उसमें देखता हूँ जो उनकी लिखित है, लिखित के अंदर भी उनकी मतलब उस प्रकार से, लेकिन चूँकि वो उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है इसलिए उनको अंग्रेजी बोलना है, हिंदी नहीं बोलना। मैं संक्षेप में एक बात अपने ये कहना चाहूँगा कि मेरे एक साथी थे, तो वो मुझे ले गए यहाँ पर इसमें नई दिल्ली में, वहाँ पर एक गोष्ठी चल रही थी जिसे हम गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहते हैं या राउंड टेबल कहते हैं। तो वहाँ पर बड़े बड़े लोग थे, कोई मतलब कुलपति था, कोई फूलपति था, कोई कर्नल था, कोई मतलब अच्छा लगभग वैसे, लेकिन वो दिल्ली की समस्याओं के ऊपर मतलब बातचीत करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हैं। अब वहाँ से जो प्रारंभ हुआ वो सारा अंग्रेजी का दौर प्रारंभ हुआ जी। मैं बैठा हुआ था, मेरे बराबर में वो बैठे हुए थे जो सच मुझे ले गए थे वहाँ पर, वो दिल्ली नगर निगम में प्रधानाध्यापक थे जी। हम लोग जो ना दोनों, क्योंकि सब तो उच्च पदस्थ थे, हम ही केवल दो ऐसे थे कि मैं जो था मैं मतलब दिल्ली नगर निगम अनुवादक था और वो थे। लेकिन उनके साथ एक जो बात थी वो ये जुड़ी हुई थी कि वो एक शिक्षक संघ के जो ना अध्यक्ष थे, तो मतलब उसमें उनका बचाव हुआ। इसके साथ साथ मैंने भी फिर ये सोचा, क्योंकि मैं भी भारतीय लेखक मंच से जुड़ा था और दूर से जुड़ा था, तो मैं भी वहाँ पर अध्यक्ष के रूप में था। तो मैंने जो ना अब हुआ ये कि मैंने फिर हिंदी के अंदर जो मतलब बातचीत प्रारंभ कर दी। तो हिंदी में मुझे बोलते देख कर पहले तो लोग सब रह गए, एक सन्नाटा सा छा गया। तो ये हुआ क्या, क्योंकि वहाँ से तो अंग्रेजी चलती जा रही, तो यहाँ पर ये अर्धविराम कैसे लग गया, फुल स्टॉप नहीं, अर्धविराम कैसे लग गया। तो मतलब बातचीत चली और उसके पश्चात जो ना फिर उसका रंग बदल गया और फिर हिंदी में लोगों ने बोलना प्रारंभ किया। और वहाँ पर एक सज्जन खड़े थे राजस्थान से, तो उन्होंने इसके लिए ये कहा जो भाई मुझे अच्छा लगा कि हम नागरिक समस्याओं पर बातचीत कर रहे हैं तो नागरिक भाषा में बातचीत होनी चाहिए। और हम लोग ये गलती पर थे, त्रुटि कर रहे थे, हम अंग्रेजी में उसको डिस्कस कर रहे थे, तो हमें जो मतलब उसमें हिंदी में करना चाहिए था। मैं तो कुल मिला यानी आप जो ना आगे बढ़ेंगे तब लोग आगे बढ़ेंगे। हम ये मान के चले जब इन्होंने तो किया नहीं तो मैं क्यों करूँ, तब बात आगे नहीं बनती। तो आज जो है हिंदी की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। और अब जहाँ तक इसका प्रश्न था, कहते हैं कि
ये प्रासंगिक जो बात थी, ये मैंने आपको बताया। आप कार्यालय में चले जाइए, कार्यालयों की स्थिति है, फिर मतलब वही बात आ जाती है। मैं दिल्ली नगर में था, वहाँ पर मैंने अपने उससे मतलब सारा हिंदी में कराया, लेकिन जब एक विशेष दल वहाँ पर जीत करके आया, उन्होंने सारा मलिया पेट कर दिया, सब हिंदी में से जो था वो अंग्रेजी में कर दिया। तो ये अंग्रेजी का दबदबा है, ये हमारी मानसिकता है जी। लेकिन ऐसा भी आया है कि मैंने यदि हिंदी में कोई प्रारूप दिया, कोई दिया है, तो उसको उच्च अधिकारियों ने, उन्होंने भी हिंदी के अंदर लिख कर दिया। बड़ी सुखद स्थिति रही। और जिन अधिकारियों ने लिख करके दिया वो एक समय राज्यपाल भी रहे यहाँ पर भारतवर्ष में। तो वास्तविकता ये है कि यदि हम प्रारंभ करेंगे तभी तो कोई दूसरा उसको करेगा ना। लेकिन हम ये, यानी एक मुझे बड़ा अच्छा शेर याद आता है कि मैं ही अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। तो जब तक आप उसको, इस स्थिति को नहीं संभालेंगे, नहीं प्रारंभ करेंगे, तब से बात नहीं बन पाएगी। तो अब कहा यह जाता है कि हिंदी जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जो बोली जाती है। और फिर हमारी मीडिया में ले लीजिए, सिनेमा में ले लीजिए, समाचारों में ले लीजिए, सोशल मीडिया में लिए हिंदी का व्यापक प्रयोग है। अब यूट्यूब चैनल वगैरह जो आ गए, पॉडकास्ट ब्लॉग्स वगैरह आप देख रहे हैं। लेकिन मुझे कई बार बड़ी दुखद स्थिति मेरे सामने आती है कि हिंदी के समाचार पत्र हैं, अंग्रेजी के शब्दों का बहुतायत से उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जबकि उनको हिंदी का होना चाहिए। और मुझे कहते हुए कि वो नहीं आता। एक तो आपका मुझे पता नहीं क्यों, मैं बहुत समय से पढ़ नहीं रहा, एक समाचार पत्र होते थे, वो तो अंग्रेजी सिखाने की उन्होंने कक्षा लगा रखी थी, यानी सप्ताह के सप्ताह कि आप अंग्रेजी सीखें। अरे भाई, अंग्रेजी सिखाने की तो बहुत सारी संस्थान है, तो आप क्यों इसके लिए आप तो ये कहिए ना कि आप शुद्ध हिंदी बोलना सीखिए, पढ़ना सीखिए। लेकिन ऐसी जो ना कोई यहाँ पर स्थिति नहीं बनी। तो सरकारी कामकाज में अब भी हिंदी का प्रयोग बढ़ा है, विशेषकर उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर जो है वो स्थिति अभी भी उसी प्रकार से है। हाँ, अनुवाद की स्थिति है। अब इसमें देखिए, हिंदी में जो बात आती है, अनुवाद होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकांशतः क्या होता है, हमारे पास में अंग्रेजी का वो आता है, और अंग्रेजी जो आती है उसके पश्चात हमें उसको हिंदी में उसका उल्था करना होता है, उसका अनुवाद करना होता है। मैंने स्वयं एक अनुवादक के रूप में देखा कि पहली पंक्ति से प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात बीच में कोलन लगाया, सेमी कोलन लगाया, फिर मतलब कौमा लगा, अर्धविराम ये लगाए, और अंत में 12 पंक्ति का जो ना पूरा पैराग्राफ, वहाँ पर कुछ पता नहीं है। तो अब मुझे उसको करना है। अब यदि मैं वहाँ पर कुछ ऐसा शब्द जोड़ता हूँ जो उनकी दृष्टि में संश्लिष्ट है या क्लिष्ट है, तो वो कहते हैं साहब आपने तो इतना क्लिष्ट शब्द दे दिया आपने। अब मैं उसका अगर शब्द देखता हूँ शब्दकोश में, मुझे अकेले उसके अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारे यहाँ स्थिति जो है ना, वो स्थिति तो ठीक है, लेकिन मानसिकता हमारी अपनी उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, एक बड़ी सुखद स्थिति है, अभी कुछ उच्च न्यायालयों ने उन्होंने हिंदी में अपने निर्णय दिए हैं, बड़ी सुखद स्थिति है। कुछ लोगों ने अपने वो आवेदन पत्र या जो आपके उसके लिए मतलब होता है याचना पत्र, उन्होंने लेने स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। एक मानसिक थोड़ी स्थिति बदली है, लेकिन उतना नहीं जितने बदलनी चाहिए। हिंदी के हिसाब से, राजभाषा के हिसाब से पूरे भारतवर्ष को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहली है क श्रेणी। क श्रेणी वो जहाँ 100% हिंदी में काम होता है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। ये दूसरे में वो आ जाते हैं कि जहाँ पर हिंदी और उसकी क्षेत्रीय भाषा वो आ जाती है। तीसरे के अंदर जहाँ पर मतलब थोड़ी सी, और चौथी में तो वो है कि जहाँ पर मतलब काम होता ही नहीं है, इस प्रकार से श्रेणी। तो लेकिन वहाँ पर भी स्थिति यह है कि हम उसको नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो सरकारी कामकाज में जो कार्य बढ़ा है वो विशेष रूप से उत्तर भारत में बढ़ा है, बाकी दूसरे राज्यों की जो है स्थिति ऐसी नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि पहले जो हिंदुस्तानी भाषा का हम प्रयोग कर रहे थे गांधी जी वाली की, आज स्थिति यह है कि वो आज हिंदी ना रह करके वो इंग्लिश हो गई है जी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके आप किसी व्यक्ति से सुन लीजिए, एक वाक्य सुनिए, उसके अंदर आपको अगर 10 शब्द मिलेंगे तो 10 में से 4 आपको अंग्रेजी के अवश्य मिल जाएंगे। कई बार तो ये होते हैं केवल क्रिया या सहायक क्रिया वही हिंदी की रह जाती है, बाकी तो सारे के सारे अंग्रेजी में चले जाते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 ने क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर बढ़ावा दिया है, इससे हिंदी को बल मिला। और फिर दूसरी बात है कि हिंदी का वैश्वीकरण में, जैसे आपसे पहले बात बताई थी कि विदेशों में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है, भले वो रूस में है, जापान में है आपके, और हमारे मॉरिशस वगैरह में, वहाँ तो हर साल हर वर्ष वहाँ पर इसके सम्मेलन होते हैं, वार्षिक सम्मेलन होते हैं, वार्षिक उनके गोष्ठियाँ होती हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं, सम्मान मतलब वहाँ पर दिए जाते हैं। तो कुल मिला के अच्छा, विश्व के दूसरे देशों के अंदर मतलब हम स्थिति वो ठीक कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर अपने खुद मतलब ख़राब है। तो मॉरिशस है, फिजी है, नेपाल है, अमेरिका है, तो इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि प्रयास किए जाए
लेकिन गंभीर प्रयास, जी। तब कुछ बात बन सकती है, अन्यथा नहीं। हाँ नहीं तो हाँ, मुझे स्मरण हुआ आपने बीच में एक शब्द कहा था, कमजोरियाँ। हिंदी की कमजोरियाँ, देखिए हिंदी की कमजोरियाँ कुछ नहीं है, हिंदी की कमजोरियाँ हमने स्वयं बनाई हुई हैं। जी। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी शब्द इस प्रकार से मेरे पास आ जाता है तो उस शब्द का मुझे उसमें शब्दकोश में ढूंढना होता है। अब शब्दकोश में ढूंढने के लिए यदि आप तो मतलब स्वयं उसकी मतलब हिंदी को रही हैं और हैं आप हिंदी से जुड़े हुए हैं, आपने देखा है कि शब्दकोश में जब हम किसी भी एक शब्द को लेते हैं ना तो उसके जो विभिन्न अर्थ हैं उन अर्थों की छाया अलग अलग होती है। जी। एक ही अर्थ ही कम से कम आपको 10, 15, 20 छाया मिल जाती है। जी। अभी मैं आईपी के लिए, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए मैं एक वो कर रहा था तो उसमें उन्होंने एक मुझे वाक्य दिया। उस वाक्य में जब करने लगा तो अविश्वास नहीं करेंगे कि मुझे उस एक वाक्य को करने के लिए 3 रात लगानी पड़ी। मुझे वो मतलब वाक्य ठीक से बैठ ही नहीं रहा था, तब जाकर के कारण मैं ये मान के चलता था कि विश्वविद्यालय स्तर के लोग हैं, उन्होंने अंग्रेजी अच्छी लिखी होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा उसको कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसके पश्चात जब उसका तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की जो चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं। और दूसरी बात कि वही वर्चस्व वाली बात है, हमारा जो शहरी युवा है, चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, क्योंकि मुझे तो मोरिस नगर से निकलना पड़ता है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं देखता हूँ, तो वहाँ पर जैसे देखो वो अंग्रेजी हमें बतिया रहा है, यानी उनका लहजा जो है ना वो भले ही बिहार का हो, उनका लहजा भले ही मतलब उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो, आदमी की भाषा से पता लग जाता है। लेकिन उनको अच्छा आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये भी नहीं कि कहीं किसी गोष्ठी में उसमें भाषण देना, लेकिन उन्होंने बताना अंग्रेजी में है। और हम तो ये देखते हैं घरों के अंदर, मेरे एक मतलब बच्चा है, मेरे मित्र का लड़का, उसका छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा अभी नवजात, तो वो वकील है, तो उसने अपने बच्चे को अंग्रेजी बताना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भाई छोटा बच्चा, उसके साथ क्यों इतना अन्याय कर रहे हो? जब बोले नहीं मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ना अच्छी अंग्रेजी सीखे। तो मैंने कहा ये साथ ये नहीं कह रहे कि इसको जो ना साथ ही साथ अंग्रेजी, इसको अच्छी हिंदी भी आनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी में जोर देना है तो साथ ही साथ अपनी भाषा भी आप उसको बताइए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हिंदी बोलना जो ना आजकल, आप किसी उसमें चले जाइए, MNC चले जाइए, मल्टीनेशनल लैंग्वेज, ये मतलब जो ये उद्योग है, संस्थान है, उसमें चले जाइए, वहाँ पर यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आपको वहाँ पर नौकरी नहीं मिल पाएगी आसानी से, है ना। और दूसरी बात ये, अब वो कहते हैं तकनीकी शब्दावली की कमी है, विज्ञान में, कानून में, चिकित्सा आदि में हिंदी शब्दों की कमी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ RK पुरम में एक मतलब सरकारी उपक्रम है जो हिंदी निदेशालय है, जहाँ से इसकी पारिभाषिक शब्दावली निकलती है, हर एक की निकलती है। उसमें चिकित्सा से जुड़ी हुई है, उसमें इंजीनियरिंग से भी जुड़ी हुई है, उसमें कानून से भी जुड़ी हुई है, सभी। क्योंकि मैं वहाँ आते जाता रहा और मेरे स्वयं पास, मैं अनुवादक होने में मेरे पास शब्दावली है, उसके अंदर सारी मिल जाती है। लेकिन चूंकि हमें नहीं करना, इसलिए हमें बहाना चाहिए, जो बोले साहब हमारे पास में शब्द नहीं है ना। तो अब लोग शुद्ध हिंदी नहीं पसंद करते। अगर आप किसी के सामने बोले ना, क्या यार पंडित गिरी लगा रखी है, क्या पंडिताई दे करो, क्या शुद्ध हिंदी में बोले, अरे वैसे बोलो ना। मेरे साथ है मतलब मुझसे कम आयु के, वो कहते हैं कि पंडित जी आप तो आपने हिंदी लिखते हो तो बड़ी पंडिताई। मैंने कहा पंडिताई नहीं भाई, मेरी अपनी भाषा है तो मुझे करना है। मैं एक बात जानता हूँ आभा जी, यदि आपको अंग्रेजी बोलनी है आप शुद्ध बोलिए, मुझे उसमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो ना हिंदी का कोई नहीं होना चाहिए। यदि आप उर्दू बोल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक बोलिए, बहुत अच्छी बोलिए, उसके अंदर मुझे कोई समस्या नहीं। हिंदी बोले तो उसके अंदर कोई दूसरा शब्द नहीं होता। मैंने जैसे बताया था, मैं दिल्ली सरकार के लिए जाता था, मैं 2 घंटे वहाँ पर बातचीत करता था और 2 घंटे में मैं उनको चुनौती देता था कि आप अपने कागज़ पेन से ले लीजिए और उसके वो लिख लीजिए। अगर कहीं कोई शब्द आपको हिंदी का अतिरिक्त दूसरा मिल जाता है, यहाँ तक कि आपको उर्दू का भी मिल जाए ना, तो आप मुझे बताइएगा कि ये है। और वास्तव में मैं चुनौती देता तो स्वीकार करते, लेकिन नहीं ऐसा हो। कारण ये हम अभ्यास नहीं करते। अगर हम अभ्यास करें तो ये बात हमारी बन सकती है। तो शुद्धता बनाम व्यवहारिकता, अब उसमें क्या है कि कई बार ये हम हिंदी जो लिखते हैं उसमें इतनी अशुद्धियाँ आ जाती हैं, उनके अर्थ बदल जाते हैं। मैं पढ़ रहा था, कहीं पर अनुवाद हुआ था, है ना, तो उसमें था शायद मध्य प्रदेश में कहीं था, तो उसमें लिखा हुआ था कि मुझे ठीक से वो शब्द याद नहीं आ रहा, तो उसका उन्होंने उसका उल्टा कर दिया था। उल्टा करने से उसका अर्थ ही बदल गया, अर्थ बदल गया। अब मैं जैसे मद्रास गया, मद्रास इसका नाम चेन्नई गया, तो चेन्नई में वहाँ पर एक थी पुलिस पोस्ट जी। पुलिस पोस्ट आप जानते हैं, पुलिस चौकी जिसे हम कहते हैं, है ना, पुलिस जांच चौकी। वहाँ पर लिखा हुआ था पुलिस जांच पद, यानी पोस्ट को उन्होंने पद लिखा हुआ था जी। यहाँ पर दिल्ली के अंदर होता था, पहले मैं देखता था वहाँ पर लिखा हुआ था दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र,
मैंने दिल्ली सरकार को कहा कि दुर्घटना का क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र दुर्घटना का हुआ नहीं, यहाँ पर संभावित लिखिए, दुर्घटना हो सकती है, ये आप इसको लिखिए। एक मैं वहाँ से शकरपुर के पास से निकलता था, वहाँ पर था एक आयुध यानी जो आर्म्स मतलब डिपो क्या है सैनिकों का, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा आयुध। तो इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं ना, वो हमें हिंदी से थोड़ा सा दूर ले जाती हैं। और इसके पश्चात उत्तरी पूर्व भारत में हिंदी को अभी बाहर की भाषा माना जाता है। और फिर मैंने आपको ये बताई कि आज जो आप देख रहे हैं हिंदी का जो विरोध हो रहा है, भले वो महाराष्ट्र में हो रहा हो या आपके तमिलनाडु में हो रहा है, अब दूसरी तीसरी भी मतलब उन्होंने कारण ही ना कि वो चुनाव आने वाले, तो उन्होंने भी हिंदी का विरोध करना, ये राजनीतिक कारण है। तो जब तक ये राजनीतिक कारण समाप्त नहीं होंगे और हम लोग इस बात को लेकर के वो इसमें आपके जो सदन है, सदन के दोनों से बंद हो जाते हैं, आपकी लोकसभा में भी वहाँ पर भी मतलब स्थिति नहीं बनती है ना। तो कुल मिलाकर के ये है, एक बात जानिए, यथा राजा तथा प्रजा। ऊपर से अगर यानी ये उल्टा वृक्ष है, यदि आप ऊपर से हिंदी को लेकर चलेंगे तो नीचे तक आएगा, अगर आप ये मान के चले नीचे से हिंदी जाएगी तो ऊपर से नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है जी। तो सभी दर्शक एवं श्रोतागण, श्री प्रेमचंद्र शर्मा स्वतंत्र जी से विस्तृत चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हिंदी को केवल हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी मास की बेड़ियों में जकड़कर ना रखें, बल्कि वर्ष के सभी 365 दिन हिंदी को समर्पित होने चाहिए। शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों श्रोताओं को इस अवसर पर प्रेरणादायक क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आभा जी, मैं सोचता हूँ कि चर्चा हमारी बड़ी विस्तृत रही है, बड़ी व्यापक रही है और लगभग सभी पहलुओं को इसने छुआ है। हमने चाहे संवैधानिक स्थिति की बात की हो, चाहे हमने आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन से पहले की बात की हो, राजनेताओं के जुड़े होने की बात की हो, हमने साहित्यों से जुड़ने की बात हो, या हमारी जो आज की व्यवहारिक हिंदी है उसके विषय में हमने बात की हो, तो उसके अंदर मैं केवल एक ये बात कहना चाहूँगा, जिस बात पे आपने समाप्त किया ना, कि हिंदी को केवल हम अवसर के लिए ना छोड़े कि साहब केवल 5 कैरेज का 15 यानी 14 सितंबर आएगा तो 14 सितंबर को हमने मनाना है, या उसके हमने पखवाड़ा मनाना है, सप्ताह मनाना है, महीना मनाना, हम क्यों ना मतलब इसको मतलब सारे दिन करें। आज स्थिति है कि आप किसी सभा भवन में जाइए, आप लोगों से ये कहिए, जब बोले आप एक काम कीजिए कि आप कुछ मत कीजिए कि आप अपने अपने नाम और पते लिख के दे दीजिए, आपको आज की तिथि में भी लगभग 85 और 90% सारे आपको अंग्रेजी में लिख करके दे देंगे, हिंदी में आपको लिख के कोई नहीं देगा। जबकि स्थिति ये होनी चाहिए कि हमारे अंदर स्वतः स्फूर्त एक मतलब होना चाहिए कि हम हिंदी को स्वयं करें। और मैं इस बारे में मतलब एक प्रकार से घमंड तो नहीं करता, लेकिन एक बड़े अपने उससे कह सकता हूँ कि मेरा जितना भी कार्य होता है, अगर कहीं मुझे बहुत ज़्यादा विवशता ना हो तब तो बात छोड़ दीजिए, अन्यथा मेरा सारा काम हिंदी में ही होता है। बल्कि कई बार ये कहते हैं क्या यार आपने शर्मा जी आपने मतलब अंग्रेजी में, तो मैंने कहा भाई आप कहते हैं तो अंग्रेजी भी साथ में लिख देता हूँ, मुझे आती है, अंग्रेजी भी आती है, ऐसी कोई बात नहीं, भले ही मेरा अंग्रेजी में हाथ टाइट है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अच्छा। दूसरी बात मैंने आपको ना भाषा की शुद्धता, ये मेरे लिए बहुत अपने आप में मायने रखती है, अर्थ रखती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी दिवस को हम जो ना एक रस्मी आयोजन ना बनाएं और हमें हिंदी को गौरव और व्यवहारिकता की बात चलनी चाहिए, और इसके साथ में सर्वस्वीकार्यता, जबकि सर्वस्वीकार्यता को मैं एक प्रकार से असंभव की श्रेणी में लेता हूँ, नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने आपको परिवार की बात कही थी, एक परिवार के अंदर आप कोई भी निर्णय लें, सर्वस्वीकार्यता नहीं, बहुत तो हो सकता है लेकिन सर्वस्वीकार्यता नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मतलब उसके लिए विकास होना चाहिए। और हिंदी को न हिंदी वालों पर थोपें और ना ही हिंदी को हीन भाषा समझें। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर हिंदी वाले हिंदी समझने वाले हैं, यदि वहाँ पर अंग्रेजी का एक वातावरण बना हुआ है, आप स्वयं जो ना आगे बढ़िए और आगे बढ़ने उस वातावरण को तोड़िए। आप जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, आप उसको हिंदी में बोलिए, हिंदी में आप कर सकते हैं, कोई ऐसी मतलब उसकी समस्या वाली बात नहीं है। और यह भाषा हमारी पहचान है, लेकिन पहचान के साथ साथ इसका आधुनिक और तकनीकी रूप भी जरूरी है। मुझे याद है मैं जब यहाँ से जाता था, मैं अध्यापक था, तो धौलकुआं आत्माराम कॉलेज है, वहाँ पर सांध्यकालीन कक्षाएं लगती थी। तो मेरे 2 साथी थे, तो जब उनके साथ हम जाते थे तो हम शुद्ध हिंदी में बात करते, तो बस वाले पलट पलट के देखते थे, जब बोले कि ये मतलब कौन सी भाषा बोल रहे हैं,
तो उनमें से एक दो ने कहा जो बोले यार आप मतलब आपकी जो वो साथी बड़ी अच्छी भाषा बोलते हैं। उनको कहा जो बोले भाई आपके साथी बड़ी अच्छा, यानी ऐसा नहीं है, प्रभाव होता है, लेकिन प्रभाव तब होंगे हम उसके लिए प्रयत्न करें, प्रयास करें। अब हम सभी की प्रकार से मतलब बोल रहे हैं भाई मतलब उसका है ना, तो वो बात नहीं बन पाती है। और हिंदी देखिए तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हिंदी भाषी खुद इसे रोज़मर्रा की तकनीकी और व्यावसायिक भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो मेरा जो मानना है वो ये है, शब्दों से जुड़ें, हिंदी से जुड़ें। आप शब्दों के एक प्रकार से वो करें ना, शल्य चिकित्सा यदि आप करें तो आपको शब्द अपने आप बोलते नजर आएंगे, है ना। जैसे उस मामले की छानबीन हो रही है। आपने तो गांव का वातावरण देखा है, जब हम अनाज वो करते हैं ना तो उसको छानते हैं। छानने के बाद में क्या होता है कि फिर उसमें जो कंकर आते हैं उनको बीनते हैं। यानी हमने जो ना उसको पहले देखा, छाना, उसके बाद बीन किया, है ना। इसी प्रकार से खोजबीन, यानी पहले हमने उसको खोजा, खोजने के बाद तो कुल मिलाकर के ये जो शब्द है ये हमें बताते हैं। यानी शब्द को पकड़िए, शब्द अपने आप बता देगा मेरा अर्थ ये है, आप उसको स्वीकार तो कीजिए। लेकिन जब हम स्वीकार करने को तैयार नहीं, हम कहते हैं छोड़ो यार कौन चक्कर में पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ना ये हमारा जो प्रमाद है, हमारा जो आलस्य है, या हमारी जो भाषा के प्रति उपेक्षा है, ये निंदनीय है, ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ सभी भारतीयों से, उनको जहाँ तक जितना भी जो भी अवसर मिलता है वो उसका सही उपयोग करें। और मैं फिर एक बात मैं अंतिम कहना चाहूँगा, अंतिम उसमें एक अनुवादक के रूप में, कि मेरे एक साथी थे, उन्होंने किया, एक आया था उसके अंदर कटरे आप जानते हैं, जो मतलब एक छोटे छोटे जो मोहल्ले होते हैं जी। उनको कटरे बोलते हैं जी। और एक होती है चाल जो है ना वो मुंबई के क्षेत्र के अंदर जैसे मतलब आपकी झुग्गी झोंपड़ी होती है इस प्रकार से। तो उन्होंने भले आदमी ने क्या किया, उन्होंने कटरा और चावल को जो है ना उन्होंने कतरा और चावल करके उसका अनुवाद कर दिया। आपने देखा कि विमानपत्तन के ऊपर वहाँ पर हैंगर होते हैं। हैंगर का अर्थ ये है कि जहाँ पर जहाज़ों को खड़ा किया जाता है। उन्होंने उसके, हम जो ना जब किसी चीज़ को समझे बिना कोई, उसके लिए आपको उसकी पृष्ठभूमि जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके लिए हैंगर के लिए उन्होंने लटकन शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब वहाँ लटकन का क्या लेना था भाई हवाई जहाज से। तो कुल मिलाकर के हमें थोड़ा सा अपनी बुद्धि से काम और एक जो सामान्य बोध है उससे काम करना चाहिए। तो मैं इस अवसर पर अपने सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को और सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को ये अनुरोध करूँगा कि वो अधिक से अधिक जितना भी हो सकता है वो हिंदी का प्रयोग करें। केवल दिखावे मात्र के नहीं, अपने दैनिक जीवन में भी। आपके यहाँ विवाह के निमंत्रण पत्र आ रहे हैं, सारे मतलब अंग्रेजी में आ रहे हैं। मेरे यहाँ पर एक काम वाली लेकर के आई वो निमंत्रण पत्र, वो उसने अंग्रेजी में लिखा हुआ। अब देखिए आप जानते हैं उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या रही होगी, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रही होगी, लेकिन अंग्रेजी के अंदर। तो एक ये जो चलन है, इस चलन को हमें तोड़ना चाहिए और हमें स्वयं आगे बढ़ करके हिंदी स्वीकार करना चाहिए। मेरा सबसे निवेदन है कि हम ये संकल्प लें कि हम अधिक से अधिक जितना भी होगा हम हिंदी में कार्य करेंगे और ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी हिंदी के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इस विषय के ऊपर, विशेष रूप से बड़ा जागरूक करने विषय के ऊपर, बड़े संवेदनशील जिसकी आवश्यकता है आज के समय में। और यहाँ जो उपस्थित दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस विषय को सुना और पुनः इस निवेदन के साथ कि वो हिंदी को स्वीकार करें और हिंदी के प्रति अपने एक जो जागरूकता है वो दिखाएं और हिंदी के प्रति अपना लगाव दिखाएं। हिंदी की अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़े। मैं देख रहा हूँ कि मेट्रो में जब मैं आता हूँ ना तो वहाँ पर अगर 10 व्यक्ति पढ़ रहे हैं तो उसमें 8 के पास में अंग्रेजी के उपन्यास होंगे, उनमें से एक आध के पास में हिंदी की पत्रिका मिलेगी या कोई उपन्यास मिलेगा। हम लोगों ने चलन ऐसा, अरे साहब कौन जानता है, कौन पढ़ता है, क्या है सब। तो कुल मिलाकर के हिंदी को जब तक हम गंभीरता से नहीं लेंगे और उसको निजी संपत्ति नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं चल पाएगा। तो आभा जी आपकी तरफ से मैं केवल यही कहना चाहूँगा अपनी तरफ से भी कि हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, हिंदी का सम्मान करें और हिंदी को गौरवशाली बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नए विषय के साथ नए दिन। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का और इसका चैनल का धन्यवाद करता हूँ।